नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को अपदस्थ करके गाज़ी मलिक या कहीं गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। जिस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना होती है उस समय दिल्ली सल्तनत राजनीतिक अस्थिरताओं से ग्रसित था। एक तरफ जहां अनेकों छोटे छोटे सीमावर्ती क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खुसरो शाह की नीतियों के कारण ही सल्तनत का खजाना भी खाली हो चुका था। इन्हीं विकट परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश की स्थापना होती है, जिसके पहले शासक और संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिनका अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक था। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात सन 1325 ईस्वी में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से या इस उपाधि से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है। जौना खां गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही दिल्ली सल्तनत पर विराजमान होता है, वह नए विचारों और नए सिद्धांतों को दिल्ली सल्तनत में लागू करता है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की नीति को भी जारी रखता है। इसीलिए कहते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वह तुगलक वंश ही था जिसके कालखंड में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार होता है और साथ ही साथ सर्वाधिक विद्रोह के कारण अनेकों क्षेत्र स्वतंत्र भी होते हैं। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की तो जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है उस समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर में हिमालय और वहाँ की तराई से लेकर दक्षिण में देवगिरी और वारंगल तक था, तो वहीं पश्चिम में सिंध और गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। इस पूरे क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत फैला हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत उलेमाओं को भी न्यायिक परिधि में लाने का कार्य किया और उन्हें सामान्य जनता के समक्ष खड़ा कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक होने के साथ साथ मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां एक तरफ उलेमाओं को असंतुष्ट किया था, तो वहीं दूसरी तरफ सभी धर्म के लोगों को भी अपने संपर्क में लाने का प्रयास किया था। उसने जैन संत जिन प्रभासुरी और राजशेखर को उपहार प्रदान किए और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था, ऐसा पहला शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी शामिल होने लगा था। इन सभी चीज़ों को देखकर दिल्ली सल्तनत के तात्कालिक उलेमा वर्ग असंतुष्ट हुए और उन्होंने सुल्तान के खिलाफ विद्रोहों को प्रोत्साहित किया, जिसके चलते ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत से अनेकों राज्य स्वतंत्र हो गए, जिसमें मदुरा, विजयनगर, बंगाल और बहमनी शामिल हैं। बात करें मदुरा की तो मदुरा एहसान शाह के नेतृत्व में 1335 में स्वतंत्र होता है। विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में स्वतंत्र होता है। बात करें बंगाल की तो 1338 ईस्वी में फ़खरुद्दीन मुबारक शाह के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र होता है। और वहीं बात करें अगर बहमनी की तो 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह या कहीं हसन गंगू के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य बनता है। इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुए थे। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1338-39 में तारमा शरीन के नेतृत्व में मंगोलों का
दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण होता है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक बहुमूल्य भेंट देकर वापस करता है। इस घटना से भी दिल्ली सल्तनत की तात्कालिक कमज़ोर स्थिति स्पष्ट होती है, जिससे ही प्रोत्साहित होकर उसके कुछ ही समय बाद अनेकों क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाते हैं। आगे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजत्व सिद्धांत दिया था वह दैवीय सिद्धांत की ही भांति था। मोहम्मद बिन तुगलक ने माना कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान ज़िल्ली अल्लाह और खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन में सामाजिक आधार व्यापक करने के लिए ही नौकरशाही में तुर्कों के साथ साथ हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों को भी शामिल किया था, जिससे शासन का सामाजिक आधार व्यापक हुआ और अधिक से अधिक धर्म के लोग मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत की नौकरशाही में शामिल हो सके। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही अफ्रीकी देश के मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। यहाँ 35 नहीं 33 होना चाहिए, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन की घटनाओं का वर्णन किया और इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक एक राजदूत के रूप में चीन भेज देता है। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इराक, ईरान, तुर्क आदि देशों में भी अपने दूतमंडल भेजे थे, जिससे दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा और विदेशों से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि हुई। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कृषि के विकास की, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने कृषि के विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने कृषि में फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत की, कृषि के विकास के लिए एक अलग से विभाग बनाया, साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि का आकलन करने के लिए एक रजिस्टर तैयार करने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था। अकाल संहिता का निर्माण भी करवाया ताकि अकाल आदि की स्थिति में किसानों को राहत दी जा सके, और साथ ही साथ कृषि के विकास के लिए किसानों को बीज और शोधन मतलब ऋण लोन भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की थी। तो इन सभी स्थितियों से किसानों को काफ़ी लाभ हुआ था। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिससे उसकी आलोचना की जाती है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं या कहीं उसके कुछ ऐसे प्रयोग थे जो असफल हुए। इसीलिए कुछ इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को एक मूर्ख शासक की संज्ञा भी देते हैं। जैसे इन योजनाओं में है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग, खुरासान अभियान और फिर करांचील अभियान। इन सभी का अध्ययन हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।